गया के एक छोटे से गांव में रक्षिता नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। अपना गुजारा करने के लिए रक्षिता एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम के साथ साथ रक्षिता ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती है। जब भी रक्षिता दूसरे बच्चों को कॉलेज जाते हुए देखती थी तो उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता था। एक दिन रक्षिता सो रही थी, तभी सपने में उसकी मरी हुई नानी की आत्मा आती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तू अकेले बहुत दुख झेल रही है, लेकिन अब तेरे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। आज मैं तुझे एक राज की बात बताने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। तू झोपड़ी के पीछे वाली जमीन की खुदाई कर, वहाँ तुझे बहुत सारा खजाना मिलेगा। तभी अचानक रक्षिता की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, सपने में नानी मेरे से किसी खजाने की बात कर रही थी। अब मैं क्या करूँ? उस दिन रात को रक्षिता को नींद नहीं आती है और अगली सुबह वो ये बात अपने दोस्त को बताती है। संजना, कल रात को मेरे सपने में मेरी नानी आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी झोपड़ी के पीछे खुदाई करने पर मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा। अच्छा, एक बार अपनी झोपड़ी के पीछे खुदाई करके देख, क्या पता तेरी नानी की बात सच हो जाए। संजना की बात मानकर रक्षिता अपने घर जाती है और झोपड़ी के पीछे खुदाई करने लगती है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद रक्षिता को एक बॉक्स मिलता है। रक्षिता जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसे उसके अंदर बहुत सारा सोने का सिक्का और सोने का हार मिलता है। ये सब देखकर रक्षिता हैरान रह जाती है। अरे वाह, इसका मतलब सपने में नानी ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। अब मुझे कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले सकूंगी। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है और गांव के कुछ गरीब लोग रक्षिता के घर पर आ जाते हैं। बेटी, मैंने सुना है तुम्हें बहुत सारा खजाना मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। लेकिन आपको मेरे से क्यों मदद चाहिए? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं उसका इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाना चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उसको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। ठीक है आंटी, मैं अभी आपको कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। उन्हें बेचकर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने बेटे का इलाज बहुत अच्छे से अस्पताल में करवा लेना। इतना बोलकर रक्षिता उस गरीब औरत को कुछ सोने के सिक्के देती है। तभी भीड़ से निकलकर एक बूढ़ी महिला रक्षिता के पास आती है और उससे कहती है, बेटी, मेरी दुष्ट बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं एक छोटा सा घर बनाकर चैन से रह सकती हूँ। हाँ हाँ अम्मा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ये लीजिए, आप भी सोने के सिक्के ले लीजिए। इस तरह एक एक करके रक्षिता वहाँ मौजूद सभी लोगों की मदद करती है। तभी गांव की मुखिया की बेटी कृतिका अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आ जाती है और रक्षिता से कहती है, सुन लड़की, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुझे जमीन के अंदर से खजाना मिला है। हाँ, मुझे अपने घर के पीछे खुदाई करने पर बहुत सारा खजाना मिला है। अभी के अभी ये सारा खजाना मुझे दे दे। कृतिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? खजाना तो मेरा है, फिर तुम उसे क्यों ले जाना चाहती हो? मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। मुझे बस खजाना चाहिए। जल्दी से खजाना दे, वरना मैं तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। ये मेरा खजाना है, मैं आपको नहीं दूंगी। अंदर जाओ और खजाने का बॉक्स लेकर आओ। कृतिका के कहने पर उसके बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं और खजाने का बॉक्स लेकर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड खजाने का बॉक्स कृतिका के पास रख देते हैं। उसके बाद कृतिका अपने बॉडीगार्ड से कहती है, अभी इस लड़की ने जिस जिसको सोने के सिक्के दिए हैं, उन सब से सोने के सिक्के छीन लो। नहीं नहीं बेटी, बड़ी मुश्किल से हम सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। कृपया करके तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए। हाँ बेटी, हम पर तरस खाकर तुम हमसे सोने के सिक्के मत लीजिए।
तुम सब बेकार की बातें मत करो। मैंने कह दिया ना कि मुझे सोने के सिक्के चाहिए, तो सीधी तरह से सोने के सिक्के यहाँ रख जाओ, वरना मेरे बॉडीगार्ड तुम सबसे जबरदस्ती छीन लेंगे। कृतिका के डर से सभी गरीब लोग सोने के सिक्के कृतिका को दे देते हैं। इस तरह एक एक करके कृतिका सबसे सोने के सिक्के ले लेती है। कृतिका पर रक्षिता और गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी रक्षिता की दोस्त संजना आती है और वो उसके कान में कहती है, तो चिंता मत कर रक्षिता, इस कृतिका को सबक सिखाने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है। कृतिका संजना की बात सुन लेती है और गुस्से से कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझे सबक सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मैंने एक बार अपने पापा से कह दिया ना, तो वो तुझे और तेरे परिवार को गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। रुक जा, मुखिया की घमंडी बेटी, अब तेरी खैर नहीं। दरअसल संजना एक बहुत बड़ी जादूगरनी को जानती थी। वो जादूगरनी बादलों के बीच एक कप के घर में रहती थी। संजना अपनी दोनों आंखें बंद करती है और जादूगरनी को याद करती है। तभी जादूगरनी का कप का घर वहाँ आसमान में सबके सामने प्रकट हो जाता है। गांव वाले आसमान का ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उस जादुई कप के घर से जादूगरनी बाहर निकलती है और संजना के पास आ जाती है। संजना, तुमने मुझे याद किया, बताओ तुम्हें क्या काम है? जादूगरनी जी, ये मेरी दोस्त रक्षिता है और इसको खुदाई करने पर अपनी झोपड़ी के पीछे खजाने का बॉक्स मिला था। आज ही मुखिया की बेटी रक्षिता से उसके खजाने का बॉक्स जबरदस्ती लेने आई है। इस तरह संजना जादूगरनी को सारी बात बताती है। तभी कृतिका कहती है, अच्छा, तो तूने मदद के लिए इस जादूगरनी को बुलाया है? मैं इन जैसे जादूगरनी से नहीं डरती हूँ। मेरे बॉडीगार्ड अभी इसे मौत के घाट उतार देंगे। चुप कर जा घमंडी लड़की, सच में तुझे सबक सिखाना जरूरी है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी बादलों में मौजूद कप के घर से गरम गरम पानी निकलता है। गरम गरम पानी कृतिका और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मैं तो मर गई। अचानक गरम पानी मेरे ऊपर कैसे गिरने लगा? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते कृतिका के सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। साथ ही कृतिका दिखने में बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। कृतिका के बॉडीगार्ड डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। क्यों घमंडी लड़की, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बोल, अब तेरा क्या कहना है? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कृतिका खजाने की मदद से धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है और गरीब लोगों की भी मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है। जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम
कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ये हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है
और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा खुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी। इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो।
जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।